नमस्कार साथियों, गुरुकुल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो देखिए, जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि CAPF 2021 के इंटरव्यू ऑलरेडी चल रहे हैं और 2022 के जो फिजिकल एंड मेडिकल हैं वो हो चुके हैं। तो अब सबसे ज़रूरी स्टेप जो आपकी जर्नी में आता है वो आता है इंटरव्यू का, पर्सनैलिटी टेस्ट का। 2021 वालों के ऑलरेडी चल रहे हैं, 2022 वालों के लाइनअप हैं। अब बात आती है, क्या इंटरव्यू की तैयारी की जाती है, नहीं की जाती है, कहाँ से करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, क्या ये लक पे डिपेंड करता है, क्या ये कोई स्किल है। तो इन सारी बातों पर हम बात करेंगे आज इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं इस वर्ड से जो कि है इंटरव्यू। अब जैसा आप देख पा रहे हैं कि इंटरव्यू ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ शब्द है, इंटर एंड व्यू। इंटर माने अंदर और व्यू माने झांकना, यानी एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें आपके अंदर झांककर ये देखा जाएगा क्या ये इंसान, क्या ये पर्सन वही है जिसकी हमें तलाश है। तो इंटरव्यू का साधारण सा मतलब है आपके अंदर झांकना। झांक कर देखेंगे क्या? देखेंगे आपकी पर्सनैलिटी, आपका व्यक्तित्व, कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, आपका व्यक्तित्व कैसा है। तो इस पूरी प्रक्रिया को हम कहते हैं इंटरव्यू करना, इंटरव्यू लेना या फिर पर्सनैलिटी टेस्ट लेना। अब दूसरी बात आती है कि इंटरव्यू लिया क्यों जाता है, इसकी क्या ज़रूरत है। तो इंटरव्यू लेने की नीड कहाँ आती है, इंटरव्यू लेने की ज़रूरत कहाँ आती है। सबसे पहले ये चेक करना होता है क्या जिस इंसान का हम इंटरव्यू ले रहे हैं, जिस इंसान का हम पर्सनैलिटी टेस्ट ले रहे हैं, वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में या जिस काम के लिए हम उसे सजेस्ट करने वाले हैं, उसे रिकमेंड करने वाले हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन में वो फिट होता है या नहीं होता है, या फिर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हम उसे देने वाले हैं वो उसके लिए सही इंसान है या नहीं है, वेदर ही और शी इज एन राइट पर्सन टू गिव द स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी और नॉट। तो ये देखने के लिए हम उनसे कुछ बातें करते हैं, कुछ सवाल करते हैं। आप इसे साधारण शब्दों में समझिए। जैसे आप अपने लिए सोचिए कि आप अपने घर पर किसी को काम पर रखना चाहते हैं। मान लीजिए कि आप कोई ड्राइवर को रखना चाहते हैं, या कोई भी स्पेसिफिक, आप कोई शॉप चलाते हैं या कोई आपका बिजनेस है, आप उसमें किसी इंसान को हायर करना चाहते हैं, उसे काम पर रखना चाहते हैं। तो सिंपल है कि आप भी चाहेंगे कि आप एक बार उस इंसान से बात करें, समझे क्या वो इंसान हमारे काम के लिए सही है या नहीं है। जो बातें उसने अपने पेपर्स में, अपने कागज़ों में, अपने डॉक्यूमेंट्स में हमें दिखाई हैं वो सच्ची हैं या नहीं है। तो जैसी बात सिर्फ आप उनसे करना चाहते हैं, ऐसी ही बात गवर्नमेंट भी आपसे करना चाहती है, देखना चाहती है क्या आप सही इंसान हैं। तो इस पूरी प्रक्रिया को हम इंटरव्यू कहते हैं और इसलिए ये लिया जाता है। अब ये जो बुक मैंने लिखी थी, कंपाइल किए थे फैक्ट्स, कि कुछ जो आपके क्वेश्चनर आएंगे, प्रश्नावली आएगी, उसके लिए कुछ हैं ये। लेकिन आप पहले यहाँ पर मेरा इंट्रोडक्शन देख लीजिए। ये सारी डिग्रीज़ या एजुकेशन वगैरह हैं, और ये मेरा एक्सपीरियंस है कि 5 साल से मैं साइकोलॉजी का स्टूडेंट हूँ और इंटरव्यूअर हूँ। अलग अलग कोचिंग संस्थानों में तैयारी कराता हूँ इंटरव्यू की खासकर। तो ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए। अब आगे बात कर लेते हैं। अब आप जान गए कि इंटरव्यू क्या होता है, किस लिए लिया जाता है। अब बात आती है कैसे लिया जाता है। तो इंटरव्यू लेने के या फिर पर्सनैलिटी जज करने के हमारे पास 3 तरीके होते हैं। ठीक है, हमारे पास 3 मेजर तरीके होते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। एक होते हैं साइक टेस्ट या साइकोलॉजिकल टेस्ट, दूसरा होता है नॉलेज, और तीसरा होता है ओपिनियन। तो साइकोलॉजिकल टेस्ट से आप भली भांति वाकिफ़ हैं, क्योंकि अगर आप डिफेंस एस्पिरेंट हैं, आप डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो आप SSB गए होंगे, जाते होंगे या देखा होगा। तो वहाँ पर साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं। साइकोलॉजिकल इंटरव्यू भी होते हैं। साइकोलॉजिकल इंटरव्यू की एक बेसिक नीड है कि एक ट्रेंड साइकोलॉजिस्ट आपके सामने बैठा होता है और वो आपको कुछ स्पेसिफिक टास्क, कुछ स्पेसिफिक सिचुएशंस प्रोवाइड कराता है कि आप इनमें किस तरीके से परफॉर्म करेंगे, और उनके आधार पर आपको जज किया जाता है। दूसरा जो कि होता है नॉलेज या टेक्निकल,
ये आमतौर पर हम देखते हैं जब हम किसी PSU या किसी प्राइवेट फर्म में इंटरव्यू देने जाते हैं, या फिर अगर आप किसी कोचिंग में पढ़ाते हैं तो आपको पता होगा जब आपका इंटरव्यू लिया जाता है तो आपसे टेक्निकल नॉलेज या आपके सब्जेक्ट की नॉलेज आपसे पूछी जाती है। तो दूसरा होता है नॉलेज बेस्ड। लेकिन तीसरा जो सबसे कॉमन है गवर्नमेंट एग्जाम्स में वो होता है ओपिनियन बेस्ड इंटरव्यू। आपके सामने 3 से 4 लोगों का एक पैनल बैठा होता है, कभी कभी 5 लोगों का पैनल भी बैठा होता है। वो आपसे कुछ सवालात करते हैं, क्वेश्चनर करते हैं, प्रश्न पूछते हैं और उनके जवाबों के आधार पर अपना एक ओपिनियन बनाते हैं आपके प्रति कि ये हमें कैसा लगा इसके जवाबों से, और फिर उसके आधार पर आपको मार्क्स देते हैं और वो मार्क्स बताते हैं कि आपका फाइनल सिलेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो हम बात करेंगे ओपिनियन बेस्ड इंटरव्यू पे। तो ओपिनियन बेस्ड इंटरव्यू में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट ओपिनियन बेस्ड में होती है कन्वर्सेशन, यानी कि वार्ता, कॉन्वो या वार्ता। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है लुक्स, कैसे आप दिखते हैं, कैसे आप प्रेजेंट करते हैं। अब कितना आसान है समझना कि आप भी तो किसी के प्रति ओपिनियन बनाते हैं। जब आप किसी से मिलते हैं, बातें करते हैं, तो आपका भी एक ओपिनियन होता है ना उनके प्रति कि ये इंसान हमें कैसा लगा, ये क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है। हम उसकी एक छवि अपने मन में बना लेते हैं। ऐसी ही छवि वो जो पैनल हमारे सामने UPSC में बैठा होगा वो बनाएगा हमारी कन्वर्सेशन से, हमारी वार्ता से, हमें देख करके कि हम क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, कैसे प्रेजेंट करते हैं। इन सभी चीज़ों को देखते हुए वो हमसे सवालात करेंगे और हमें जवाब देने होंगे। अब बात आती है कि वो सवाल कैसे करेंगे, दूसरी वो सवाल कौन से करेंगे, वो सवाल किस तरह के करेंगे, वो सवालों से जांचना क्या चाहेंगे, वो देखना क्या चाहते हैं आपके अंदर। तो उनकी एक पूरी लिस्ट है जो वो लोग देखते हैं आपके अंदर। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपके अंदर क्या देखा जाएगा सवालों के जरिए। तो पहला आपकी होती है मेंटल अलर्टनेस या मेंटल अवेयरनेस, कि आप दिमागी तौर पर कितने सजग हैं। दूसरा होता है बैलेंस ऑफ जजमेंट, यानी कि आपकी जो जजमेंट्स हैं वो कितनी बैलेंस्ड हैं, समन्वय कितना है, क्या सिक्के के दोनों पहलू देखते हैं या आपका झुकाव एक तरफ हो जाता है। तो बैलेंस ऑफ जजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तीसरी चीज़ जो आपके अंदर देखी जाएगी वो होगी वैरायटी एंड डेप्थ ऑफ इंटरेस्ट, कि गहराई में चीज़ों को समझते हैं। आपका जो इंटरेस्ट है वो ऐसा तो नहीं है कि 1-2 दिन या 2-4 दिन वाला ही है, जब समय समय पर आपका इंटरेस्ट बदलता रहता है। तो वैरायटी ऑफ इंटरेस्ट एंड डेप्थ। नंबर 4 जो बहुत जरूरी होता है वो होता है क्वालिटी ऑफ लीडरशिप, क्योंकि आप UPSC से जा रहे हैं तो आप लीडर बनने वाले हैं, तो आपके अंदर लीडरशिप की क्वालिटीज देखी जाएंगी। फिर आएगा क्लियरिटी ऑफ थॉट, क्लियरिटी ऑफ थॉट यानी कि आपके विचारों में कितनी क्लियरिटी है, आप कितनी सच्चाई से, कितने साफ सुथरे तरीके से अपने विचार बनाते हैं। कहीं ऐसे तो नहीं है कि विचारों में उलझे हुए हैं, आपके मन में ही आपको ही समझ नहीं आ रहा कि आप कब क्या सोच रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। आप इतने ज़्यादा उलझे हुए हैं अपने विचारों में, अपने थॉट्स में, कि आप कोई एक साफ उत्तर नहीं दे पाते। तो क्लियरिटी ऑफ थॉट। फिर आती है पावर ऑफ एक्सप्रेशन। अब ये चीज़ जांचनी बहुत ज़रूरी होती है कि नॉलेज तो बहुत लोगों के पास होती है, ज्ञान तो बहुत लोगों के पास है, लेकिन कितने लोग उसे अच्छे तरीके से एक्सप्रेस कर पाते हैं। बहुत लोग बहुत चीज़ों में एक्सपर्ट तो होते हैं, वो अपने लेवल पर उन चीज़ों को कर लेते हैं, लेकिन जब बात सिखाने की, समझाने की या बोलने की आती है तो वो उसे बहुत अच्छे तरीके से नहीं कर पाते। तो पावर ऑफ एक्सप्रेशन भी आपका एक टेस्ट का पार्ट होता है। फिर आती है पावर ऑफ एक्यूमुलेशन। पावर ऑफ एक्यूमुलेशन का मतलब ये होता है कि आपके पास जो ज्ञान है वो बहुत छिन्न भिन्न है, वो जगह जगह पर बिखरा हुआ है, टूटा हुआ है। वो आपसे कुछ ऐसे प्रश्न पूछेंगे जिनका जवाब आप एक जगह से पढ़कर नहीं दे पाओगे।
वो चाहेंगे कि आपने आज तक पढ़कर जितने अपने विचार बनाए हैं, आप उन विचारों को एकत्रित करके, एक्यूमुलेट करके आप एक आंसर हमें प्रोवाइड करें। फिर आता है एरियाज ऑफ लाइफ, ठीक है, या फिर एक्सप्लोरेशन ऑफ लाइफ, कि आपने जितना जीवन जिया है, एक्सप्लोरेशन ऑफ लाइफ, आपने जितना जीवन जिया है आप उसके प्रति कितने सजग हैं, आपने अपनी ज़िंदगी के, अपनी लाइफ के, अपने जीवन के कितने हिस्सों में अपना जीवन अब तक जिया है और उनमें क्या क्या किया है तो कितना इंटरेस्ट लेकर किया है, ये सब देखा जाएगा। तो ये 7 से 8 चीज़ होती हैं जो आपके अंदर देखी जाती हैं। अब देखी कैसे जाएंगी? सिंपल सी बात है, वो देखी जाएंगी क्वेश्चनेयर से। क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे और इनके जरिए जब आप आंसर दोगे, आप उत्तर दोगे, तो आपका पर्सनैलिटी टेस्ट होगा, आपको जज किया जाएगा। अब बात ये आती है कि आप लोग ये जो क्वेश्चन आंसर्स हैं ये तो आप मॉक इंटरव्यू में बहुत जगह दे रहे हैं। आप देखते हैं जगह जगह पर मॉक इंटरव्यूज़ कराए जा रहे हैं, आप उन्हें देख रहे हैं, कर रहे हैं, लेकिन ये बताइए कि क्या वो आपको सही जज कर पा रहे हैं, या फिर बस उन्होंने ट्रांसक्रिप्ट्स देखी, इंटरव्यू के क्वेश्चंस देखे और आपसे बस पूछ लिए, आपने उत्तर दिया तो बहुत अच्छा, नहीं दिया तो भी अच्छा, वो आपको बोल देते हैं कि हाँ खुद के बारे में समझो, थोड़ा कॉन्फिडेंट रहो, ये आपको उत्तर उधर से मिल रहे हैं, लेकिन क्या वो जज करने के कैपेबल हैं आपको? तो आप ये सवाल खुद से ज़रूर पूछें कहीं भी मॉक इंटरव्यू देते हुए, क्योंकि सिर्फ सवाल का पता होना या आपसे सवाल पूछ लेना नहीं, ये मॉक इंटरव्यू नहीं होता या ये इंटरव्यू नहीं होता। उत्तर क्या है उतना ज़रूरी नहीं है, उत्तर दिया कैसे गया है ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि साइकोलॉजी में यही सिखाया जाता है, यही देखा जाता है कि आप किस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं, आपके अंदर थॉट्स हैं या नहीं हैं। कुरेद कर आपके अंदर से आपके विचार निकाले जाते हैं, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं कि आपके वो विचार खुद से निकलकर बाहर आ जाते हैं। अब सिर्फ सवालों का पता होना काफ़ी नहीं है किसी के लिए भी, सवालों का पता तो आपको भी चल ही जाता है, ट्रांसक्रिप्ट तो बाहर आती ही हैं, बाहर आकर अभ्यर्थी बताते ही हैं कि हमसे ये पूछा वो पूछा। ये तो ऐसा नहीं हो जाता कि आप जैसे अपने कॉलेज में आप वाइवा दे के आते हो, प्रैक्टिकल दे के आते हो, वहाँ पर बाहर खड़े होकर पूछते हैं कि भाई तेरे से क्या पूछा, मुझसे क्या पूछा, और उन सवालों के जवाब आप रट लेते हो। तो जवाब जानना ज़रूरी नहीं है, जवाब दिया कैसे जाता है, आप खुद को एक्सप्रेस कैसे कर पाते हो, वो ज़रूरी है। तो जहाँ भी आप मॉक इंटरव्यू दो, ये ज़रूर समझो क्या वो जज करने के कैपेबल हैं, या सिर्फ 1-2 इंटरव्यू इधर उधर उन्होंने दिया, या यूपीएससी के बाहर कोई उन्होंने फ़ोटो खिंचा लिया एक आध इंटरव्यू दे करके और वो आपको जज करने के कैपेबल हो गए। नहीं, आप उन सब चक्करों में ना पड़ें। जज करना अलग चीज़ है, क्वेश्चन आंसर पूछना अलग चीज़ है। अब बात आती है जज करने की कि जज कोई आपको करेगा कैसे। देखिए, साइकोलॉजी में एक टर्म आती है जिसे हम कहते हैं कि पास्ट एक्सपीरियंस ब्लेंडिंग। पास्ट एक्सपीरियंस ब्लेंडिंग, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि हम जब किसी को साइकोलॉजी में ट्रेन करते हैं, हम किसी को इस शैली में शिक्षा देते हैं कि समझिए सामने वाले के अंतर्मन को। हम कितनी भी अच्छी किसी को ट्रेनिंग दे लें, लेकिन वो इंसान अपनी ज़िंदगी के जो अनुभव रहे हैं उन्हें मिलाकर ही वो ट्रेनिंग लेता है। हम किसी को कितना भी समझा दें या आपको ट्रेनिंग में कितना भी समझा दिया जाए कि ये देखना है वो देखना है, लेकिन उसके जीवन के जो अनुभव हैं वो उसमें मिलेंगे ही मिलेंगे, वो पास्ट एक्सपीरियंस उसमें ब्लेंड होंगे ही होंगे। अब एग्जाम्पल मैं इसका आपको दे देता हूँ कैसे होंगे। अब प्राइम एग्जाम्पल, आप लोग एसएसबीज में जाते हो, जो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड होता है, जब आप उसकी कोचिंग लेते हो कहीं भी किसी भी एकेडमी में, तो क्या देखते हो कि एक्स असेसर्स जो किसी एसएसबी में रहे हैं वही लोग आपको वहाँ पर ट्रेन कर रहे हैं। देखा है आप लोगों ने, सिंपल है कि वहाँ पे जो जीटीओ हैं, वहाँ पे जो साइकोलॉजिस्ट हैं, वो किसी ना किसी एसएसबी में पहले रहे हैं। अब अगर वो किसी एसएसबी में रहे हैं और उन्हें ट्रेनिंग सिंपल दी जा रही है, सिंपल मतलब मान लीजिए कि 2+2=4 उन्हें बताया जा रहा है कि भाई कैंडिडेट में 2+2=4 है तो हम हाँ करेंगे,
तो ऐसी स्थिति में तो ट्रेनिंग जो साइकोलॉजिस्ट को मिली है वो सबको बराबर मिली है। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है कि कोचिंग में उसी साइकोलॉजिस्ट ने आपको कोई चीज़ सिखाई, लेकिन एसएसबी में साइकोलॉजिस्ट ने ही आपको बाहर कर दिया, स्क्रीन आउट कर दिया या कॉन्फ्रेंस आउट कर दिया। ट्रेनिंग तो साथ में दी गई है ना उन्हें, या एक ही तरीके की, एक ही मॉड्यूल की दी गई है, तो फिर वो क्यों सही नहीं हो पा रही जबकि आपको वही चीज़ें सिखाई जा रही? वो इसलिए नहीं हो पा रही क्योंकि हम ट्रेनिंग तो देते हैं लेकिन उसके जो जीवन के अनुभव हैं वो उसमें ब्लेंड हो जाते हैं। वो इंसान अपने अनुभवों की सीख से ही चलेगा। हाँ, वो साइकोलॉजी के जो टर्म्स हैं उन्हें ध्यान में रखेगा, लेकिन चलेगा अपनी अनुभव की सीख से ही। अब इसका एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। मानिए कि कोई 165 सेंटीमीटर का इंसान है जो फिजिकल में गया है या मेडिकल में गया है। अब जो बिल्कुल लंबाई उसकी मांगी गई थी वो 165 सेंटीमीटर मांगी गई थी, उसकी 165 सेंटीमीटर ही है। लेकिन वहां जो कमांडिंग ऑफिसर था उसने अपने जीवन के अनुभव में क्या देखा है कि कभी कोई मिशन रहा हो, कभी कोई काम रहा हो, और उसने देखा हो कि ये जो 165, 166, 164 वाले होते हैं ये बहुत अच्छे से नहीं कर पाते टास्क। तो उसके दिमाग में वो चीज़ें बैठी हुई हैं, उसका जो अनुभव है वो वही है कि वो नहीं कर पाते हैं। तो वो क्या करते हैं कि जिसकी 165 या 164.5 कुछ ऐसी हाइट हैं, वो उन्हें रिकमेंड नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता है अपने जीवन के अनुभव से कि ये लोग अच्छे से टास्क नहीं कर पाते। वहीं पर कोई एक कमांडेंट या कोई एक ऑफिसर ऐसा है कि उसके जीवन में एक ऐसा पड़ाव आया है कि उसने देखा है कि 164, 165 सेंटीमीटर हाइट के जो जवान हैं या जो भी कोई उसका स्टाफ है उसने बहुत अच्छे से परफॉर्म किया है। उसका हाइट से कोई लेना देना नहीं है, उसने बहुत अच्छे से परफॉर्म किया है। तो वो क्या करते हैं कि वो लीनियंसी बरतते हैं कि अरे 164.5 है ना, कोई दिक्कत नहीं है, इसे पास करा दो, 165 में लिख देंगे। तो हम इस बारे में बात कर रहे हैं कि पास्ट एक्सपीरियंसेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हर कोई इंसान पास्ट एक्सपीरियंसेस को ब्लेंड करेगा ही करेगा आपको समझने में। उसने आपके जैसे इंसान कहाँ देखे हैं, क्या किया है, आपके जैसे इंसान कैसा बिहेव करते हैं, वो पास्ट एक्सपीरियंसेस ब्लेंड होते ही होते हैं। उन्हें ध्यान में रखते हुए ही आपको जज किया जाएगा। इसीलिए मैं बता रहा हूं कि सिर्फ सवालों का पता होना जज करना नहीं होता। हालांकि बायसनेस कम करने की कोशिश की जाती है। यूपीएससी खुद कहती है कि हम बायसनेस को बिल्कुल जीरो रखते हैं, लेकिन बिल्कुल जीरो तो पॉसिबल होता ही नहीं है। बायसनेस आती तो है ही, प्रीजुडिस कोई ना कोई किसी ना किसी सिचुएशन पे हो ही जाता है। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल जीरो हो जाएगी, बिल्कुल जीरो तो ये सिचुएशन कभी नहीं होती। अब ये जो मैंने एरियाज बताए कि इन एरियाज पे आपको जज किया जाएगा क्वेश्चनर से, प्रश्नावली से, किस तरीके के क्वेश्चन आपसे देखे जाएंगे, आपको किन बातों का ध्यान रखना है, आपको वहां क्या क्या शो करना है। अब जो आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो इस तरीके के पूछे जाएंगे कि जिनके जवाब जो हैं वो इलेबोरेटिव हों, बड़े हों। क्वेश्चन बहुत छोटे होंगे, क्वेश्चन 1 लाइन 2 लाइन में के होंगे, लेकिन उनका आंसर आपको पैराग्राफ में देना होगा, तभी तो वो समझ पाएंगे कि आपके अंदर के जो विचार हैं वो बाहर आएंगे तभी तो। इसीलिए वो कोशिश ऐसी करते हैं कि कोई ना कोई सवाल हमेशा ऐसा पूछा जाए जो सवाल छोटा हो, जवाब बड़ा हो। जवाब कभी भी सिर्फ यस और नो में ना आए कि यस और नो में कह के खत्म हो जाए। हमेशा इलेबोरेटिव क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, और क्वेश्चन हमेशा ऐसा पूछा जाएगा जो किसी ना किसी क्वेश्चन को लीड करेगा। इसे हम कहते हैं इंटरव्यू को ड्राइव करना। अब इंटरव्यू को ड्राइव कौन करेगा, यह डिपेंड करता है आप पे। अगर आप अच्छे से ट्रेंड हैं, आप अच्छे से समझते हैं कि इंटरव्यू क्या होता है, तो आप अपने इंटरव्यू को ड्राइव कर सकते हैं। अदरवाइज इंटरव्यू को ड्राइव करेगा इंटरव्यूअर। आपके बोले गए शब्द, जो भी आप जवाब दे रहे हैं, उत्तर दे रहे हैं, उनमें जो बोले गए शब्द हैं वही आपके अगले क्वेश्चन का कारण बनेंगे। तो अगर आप सोच समझ कर जवाब देते हैं तो आप इंटरव्यू को ड्राइव कर पाएंगे, अदरवाइज इंटरव्यूअर कमान अपने हाथ में ले लेगा। तो ठीक है, आप समझ गए कि इन सब में क्या होता है। अब बात करते हैं मेंटल अलर्टनेस की। चलिए पहले एक बार बात कर लेते हैं कि क्वेश्चन जो क्वेश्चनर आएगा
वो किस तरीके का होगा। देखिए क्वेश्चनियर क्या होता है कि एक एक क्वेश्चन आपके एक से ज़्यादा एक्सपेक्ट को भी दर्शाता है। हो सकता है कि एक क्वेश्चन ऐसा आए जो आपके एक से ज़्यादा एक्सपेक्ट को भी दर्शाए कि मेंटल अलर्टनेस तो वो आपकी शो कर ही रहा है कि आप कितने मेंटली अलर्ट हैं, वो बैलेंस ऑफ जजमेंट को भी शो कर रहा है, ठीक है, वो क्वालिटी ऑफ लीडरशिप को भी शो कर रहा है। तो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जो आपकी इन खूबियों को सामने ला करके रख देंगे। ये जो मैंने चीज़ें बताई हैं ये अपने मन से नहीं बताई हैं, मैं तो इन्हें 5 साल से प्रैक्टिस करा रहा हूँ कैंडिडेट्स को। लेकिन आप इन्हें ऑफिशियल वीडियो में भी देख सकते हैं, जो यूपीएससी के इंटरव्यू की एक ऑफिशियल वीडियो आज तक एक ही बाहर आई है, आप उसमें भी देख सकते हैं। चेयरमैन साहब खुद कह रहे हैं कि हम क्या क्या देखते हैं। इंटरव्यूअर्स को तो पहले से पता है, साइकोलॉजी में हमें सिखाया जाता है कि क्या देखना है, कैसे देखना है, लेकिन आप लोग भी अगर देखना चाहें तो ऑफिशियल वीडियो देखिए, मैं प्ले कर देता हूं, यहां से आगे आप उसे खुद देखिए। Remember to bring the originals of all the documents and certificates at the time of the interview. There are many misconceptions about the Commission's interviews. Stories can be heard about harassing the candidates, misleading questions, and attempting to make the candidates nervous, etc. The interview, however, is simply a personality test designed to test a candidate's mental alertness, balance of judgment, variety and depth of interest, and qualities of leadership. The interview is thus designed to probe the candidate's areas of light rather than the areas of darkness. The procedure of the interview is so laid down as to protect the candidate from any bias or prejudice as far as possible. The interview board consists of members with diverse interests and from different parts of the country. There are scientists, diplomats, professors, administrators, in fact, from practically every field one can think of. Before the actual interview, the chairman of the interview board again highlights the aims and objects of the interview and how it should be conducted. Now, we have circulated a note on the conduct of this personality test, some of which of course is obvious. But what we have tried to do is to summarize our experience over the years, because we have been doing this in the Commission year after year. You will see that it is not a test of knowledge. What we have to do is to gauge a candidate's mental alertness, his clarity of expression, his power of assimilation, and his judgment. It is difficult, I know, in a span of half an hour, and the best way of doing it, I would suggest, is to make the questions as short as possible and let the answers be long so that we can listen to what he has to say. And although it's not a test of knowledge, some amount of questioning will be necessary, I think, to find out whether his academic knowledge is patchy and outdated or whether it is thorough and up to date. That amount of questioning on his subject will be necessary. And we have to be extra careful regarding candidates from rural areas. They may have sterling qualities which we have to draw out because they have not been exposed to many things like their urban colleagues. And also, if the question can be answered by a simple yes or no, it will not help us at all. And there should be no leading questions and no multiple questions. And beyond that, the subjects to be covered will I leave to you. You can cover anything you like. See whether the man or the woman is quick on the uptake. And also we'll try to find out whether he can fit into an organization. That will be necessary in government. तो देखा आपने कि मेंटल अलर्टनेस, बैलेंस ऑफ जजमेंट्स, एरियाज ऑफ इंटरेस्ट एंड क्वालिटी ऑफ लीडरशिप, तो यही सब चीज़ें जो मैंने आपको बताई वही आपने उस वीडियो में भी सुनी। अब क्वेश्चनर देखते हैं, प्रश्नावली देखते हैं किस तरीके की आएगी। अब ये जो सारे फील्ड मैंने आपको बताए कि मेंटल अलर्टनेस, बैलेंस ऑफ जजमेंट्स, वैरायटी एंड डेप्थ ऑफ इंटरेस्ट, क्वालिटी ऑफ लीडरशिप, क्लियरिटी ऑफ थॉट, ये सब आपके देखे जाएंगे। इनके क्वेश्चनर अलग अलग होते हैं, एक से ज़्यादा भी वो चीज़ें डिपिक्ट करते हैं। वो सब मैं आपको जो मैं बैच लेके आ रहा हूँ, फ्री है सभी के लिए, जो ज्वाइन करना चाहें कर सकते हैं। 50 बच्चों के लिए मैं वो बैच लेके आ रहा हूँ, इंटरव्यू के लिए ट्रेन किया जाएगा। चलिए मैं आपको एक समझा देता हूँ कि कैसे होता है।
हम इसमें ले लेते हैं कि क्वालिटी ऑफ लीडरशिप। क्वालिटी ऑफ लीडरशिप क्या होती है? क्वालिटी ऑफ लीडरशिप में आपकी 3 चीजें देखी जाती हैं: कॉन्फिडेंस, एटीट्यूड, प्रेजेंटेशन स्किल्स। ये 3 चीजें अगर आप शो करोगे तो उन्हें लगेगा कि हाँ, ये बंदा लीडर है या ये लीडर बनना चाहता है। उसका कॉन्फिडेंस अच्छा होगा, उसका एटीट्यूड अच्छा होगा, प्रेजेंटेशन स्किल्स अच्छी होंगी। एटीट्यूड का मतलब वो नहीं है जो आप लोग समझते हो, जो आप लोग आमतौर पर यूज करते हो। एटीट्यूड का मतलब होता है हाउ टू हैंडल द सिचुएशंस, कि आप किस तरीके की समस्याओं को या सिचुएशंस को किस तरीके से हैंडल करते हैं। मेनली इसमें 2 तरीके हैं। एक, सिचुएशन आपके सामने क्रिएट कर दी जाए, आपको नर्वस कर दिया जाए, और दूसरा कि आपको एक नर्वस सिचुएशन दे दी जाए, जिन्हें हम बोलते हैं SRTs। उससे आपका एटीट्यूड देखा जा सकता है कि आप समस्याओं के प्रति या सिचुएशन के प्रति किस तरीके के विचार रखते हैं। फिर आता है कॉन्फिडेंस। तो कॉन्फिडेंस आप कैसे शो कर सकते हैं? कॉन्फिडेंस शो करने के अलग अलग तरीके हैं, लेकिन जैसे हम वहाँ पर देखते हैं कि कॉन्फिडेंस शो करने के लिए हमारे पास हैंड जेस्चर्स वगैरह का प्रयोग हम नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे जो हाथ हैं या तो वो आर्म रेस्ट पर रखे होंगे या हमारी गोद में, हमारे लैप में रखे होंगे। तो कॉन्फिडेंस शो करने का हमारे पास सबसे अच्छा तरीका होता है वॉइस, हमारी आवाज़ या वॉइस। अब वॉइस में आप क्या क्या सुधार करेंगे या क्या क्या मैं सुधार करवाऊंगा अगर आप मुझसे ट्रेनिंग लेते हैं तो इसमें हम कराएंगे आपकी परसुएसिव स्पीच, या आपको करनी चाहिए जो मैं बता रहा हूं, परसुएसिव स्पीच, क्लियरिटी ऑफ वॉइस, टोन एंड फ्लो। ये 4 चीज़ें अगर आप बहुत अच्छे से इस्तेमाल करेंगे, बहुत अच्छे से इनका यूज़ करेंगे, तो आप अपनी आवाज़ में कॉन्फिडेंस शो कर सकते हैं। अब ये तो बात हो गई कि क्या क्या देखा जाएगा, कैसे कैसे देखा जाएगा। स्पेसिफिक क्वेश्चनर होता है, पर्टिकुलरली आपके डेफ पे डिपेंड करता है, लेकिन क्वेश्चनर सेम ही रहता है, पर्सनावली सेम ही रहती है, पर्सनावली नहीं बदलती। तो वो हम आपको बैच में सिखा देंगे अगर आप लेना चाहेंगे, या आप कहेंगे तो मैं भी एक और वीडियो लेके आ जाऊँगा उसके लिए स्पेशली, कि किस एरिया को जज करने के लिए किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। अब बात आती है कि कुछ गलतियां नहीं करनी होती, जिसमें सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। मैं आपको एक बता रहा हूं फिलहाल, क्योंकि मैं आपको एक बता रहा हूं कि कभी भी गलत जवाब नहीं देना होता, कभी भी रॉन्ग आंसर नहीं देना होता। क्यों ऐसा? क्यों कि कभी गलत जवाब नहीं दे सकते, गलतियां तो सबसे हो जाती हैं। देखिए, अनजाने में गलती हो गई, बात ठीक है। अगर ऐसा लग रहा है कि आपकी तरफ से जवाब सही था लेकिन वो गलत हो गया, वो चीज़ें ठीक हैं। लेकिन अगर आपको पता है कि आपको आंसर नहीं पता है, तो मैं कहूँगा कि आप तुक्का लगाने से या ज़्यादा बोलने से बचें, क्योंकि उससे 2 चीज़ें का पता चलता है, उससे 2 चीज़ें शो हो जाती हैं। क्या? पहली बात कि जो आपसे सवाल पूछा गया है आपको उसका उत्तर नहीं पता है, तभी तो आपने गलत जवाब दिया, तभी तो आपने गलत उत्तर दिया, क्योंकि आपको उसका सही उत्तर नहीं पता है। दूसरा क्या पता चलता है कि जो उत्तर आपने सही दिया है या अपनी तरफ से सही मान करके दिया है, आपको उसका सवाल भी नहीं पता है, तभी तो आपने वो उस पर गलत दे दिया। तो जो सवाल पूछा गया है उसका आपको उत्तर नहीं पता है, और जो उत्तर आपने दिया है उसका आपको सवाल या प्रश्न नहीं पता है। तो जानबूझकर गलत जवाब देने से या तुक्के लगाने से बचना चाहिए। तो ये सब था इंटरव्यू को लेकर के, कि बेसिक आइडिया दिया है मैंने। ऐसा नहीं मैं एक 20-25 मिनट के सेशन में या आधे घंटे के सेशन में इतना कुछ नहीं बता सकता। मैंने वर्कशॉप भी 3 दिन की कराई थी, उसमें बहुत कुछ बताने की कोशिश की, लेकिन फिर भी बहुत कुछ छूट गया कि 3 दिन में मैं कवर नहीं करा पाया। 3 दिन मैंने लगातार 2.5 से 3 घंटे के सेशन लिए, लेकिन सब कुछ कवर नहीं करा सके, सब कुछ ट्रेनिंग नहीं करा सके। तो इसके लिए अब हम एक बैच लेकर के आ रहे हैं। आप लोग गूगल फॉर्म भर दीजिएगा अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हैं तो। फिर हम कोशिश करेंगे उसमें आगे आपको कराने की। 2022 के इंटरव्यू तक कराएंगे उसे। उसमें ट्रांसक्रिप्ट जो आया करेंगी हम उन्हें भी डिस्कस किया करेंगे, SRTs भी डिस्कस किया करेंगे। हर 3 से 4 दिन में एक सेशन रखा करेंगे जब तक इंटरव्यू नहीं हो जाते। प्लस आपके मॉक इंटरव्यूज़ भी उसमें ले लिया करेंगे जब हमारा समय लगेगा। ठीक है,
जैसा मैंने आपको कहा कि जज करना ज़रूरी है, आप खुद को जज करिए या किसी ऐसे इंसान को ढूंढिए जो आपको जज कर सके। सिर्फ सवाल पूछना इनफ नहीं है मॉक इंटरव्यू के लिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप हमारे पास मॉक इंटरव्यू दीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है, आप किसी के पास भी मत दीजिए या किसी और के पास दीजिए, जहाँ देना है दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये सुनिश्चित करें कि इंसान आपको जज कर सकता है, उसके पास इतना एक्सपीरियंस है, पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं, जीवन में अनुभव हैं। ये चीज़ आपको ज़्यादा देखनी होगी। सिर्फ क्वेश्चन पूछ लेना नहीं, इनफ नहीं हो पाता। तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। बाकी अगर आप हमसे जुड़े रहना चाहते हैं इंटरव्यू के लिए तो गूगल फॉर्म चैनल पे पड़ा हुआ है, या फिर हम यहाँ कमेंट में भी उसे पिन करा देंगे, डिस्क्रिप्शन में डलवा देंगे उसका लिंक, उसे फिल कर दीजिएगा और हमारे व्हाट्सएप पर भेज दीजिएगा, फिर हम आगे बात करते हैं। चलिए, धन्यवाद सभी का यहाँ तक देखने के लिए, और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अगर आपको अच्छा लगे तो कर दीजिएगा। चलिए, धन्यवाद।